हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है 100 नंबर की, उसमें हमारा 11वां प्रश्न पत्र है ये, जो हमने यूके ट्रिपल एससी की आगामी 17 मई को आयोजित होने वाली री एग्जाम होना है जो उसके लिए आपके ये टेस्ट सीरीज बनाई है, जो उसी के पैटर्न पर आधारित है। पूरी सीरीज करने के बाद आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और जो नए आपके इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आपको इन वीडियोस की जो जो ये वीडियो बना रहे हैं, इन प्रश्न पत्रों की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां से उससे लिंक ले लीजिएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का है संजय देव क्लासेस का। तो वहां पर से आपको सारे जो पीडीएफ पड़े हुए हैं 11 पेपरों के, आज 11वां पेपर है इस श्रृंखला का, तो सारे के सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। बाकी खुद से सॉल्व करें, क्योंकि देखो प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि हम कितने पानी पर हैं, क्योंकि ये सारा मैंने सिलेबस से बना रखा है। तो हमें ये बहुत हद तक ये पता चल जाता है इन प्रश्नों से कि हमारा सिलेबस कवर है या नहीं है। तो इसमें पूरा वैसा ही पैटर्न है जैसा आपसे वर्तमान में पूछा जा रहा है। पहला भाग 1 हिंदी, 20 क्वेश्चन है इसमें। हिंदी की खड़ी बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी जो है वो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, और इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल सही है, पश्चिम की सारी हिंदियां सौरसैनी से निकली है। अपभ्रंश वह माध्यम है जिसने संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का काम किया। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए क्या है, जो आधुनिक भारतीय भाषाएं और संस्कृत हैं उससे निकल करके हिंदी का उद्गम हुआ। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है कि अपभ्रंश सेतु थी, इसीलिए संस्कृत से वो क्या हिंदी तक उसे पहुंचाने में सफल रही। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें गन्ना शब्द आपका देशज शब्द है, गन्ना शब्द देशज शब्द है, और लाश शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। आज्ञा शब्द तत्सम शब्द होगा, और काज कार्य से बना है काज तद्भव शब्द होगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आहार विहार। आहार विहार नहीं होना चाहिए था, आहार का निराहार होना चाहिए था, निराहार। तो ये आपका यही त्रुटिपूर्ण हो गया है। बाकी तो छर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है, स्वप्ला आयु का चिरायु सही है। तो इसका ए सही आंसर। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? मतलब यहां पर तुलना तो हो रही है किसकी? अंबर की। मतलब अंबर में जो सूर्य है उसके आपके डूबने की, पनघट में जैसे घट मतलब घड़ा डूबता है उसके समान। वैसे तो ये क्या है आपका एक क्या बोलते हैं उसको, इसमें आपके जो तुलनाएं हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं। तो इसके कारण आपके यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, यानी कि यहाँ पर वाचक शब्द नहीं है, वाचक शब्द के बिना ही एक दूसरे की संज्ञा दे दी गई है। यानी कि यहाँ पर सूर्य की तुलना तो घट से कर रहा है, और अंबर की तुलना पनघट से कर रहा है कि डूबने की तुलना। तो यहाँ पर बी होगा रूपक अलंकार। अगला, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ आपके आभूषण दिए गए हैं। मुनाड़, तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण मुनाड़। पुलिया, जौहरी लोगों द्वारा पांव की उंगली में पहने जाने वाला आभूषण। झुपिया, जौहरी लोग गले में पहनते हैं। अत्रदान, जौहरी लोगों द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण। अत्रदान या अतरदान कमर का आभूषण होता है, न कि हाथ का। तो इसका ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। लिंगुड़ा क्या है? लिंगुड़ा एक व्यंजन है, उत्तराखंड में जंगल से प्राप्त होने वाला एक तरह की आपकी जो घास है ना, उसको पका करके खाते हैं। तो वो लिंगुड़ा उसका बनने वाली सब्जी या व्यंजन है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? पय, दुग्ध, स्तन्य और क्षीर, ये तो सब दूध के हैं। तारीख, तिथि, मिति और दिन। तिथि और मिति तो चंद्रमास की जो दिन होते हैं उनको कहा जाता है, जैसे हम गते बोलते हैं, नहीं गते नहीं, वो क्या बोलते हैं एकम द्वितीया तृतीया, वो तिथि और मिति है। तारीख वो वाली है, 1 तारीख 2 तारीख। दिन का मतलब सोमवार मंगलवार, ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है।
काया जिस्म, देह, वपु ये शरीर के पर्यायवाची हैं। चाप, पिनाक, कोदंड और कमान ये धनुष के पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर बी होगा, इसमें सभी पर्यायवाची नहीं है। कुच और कूच शब्द का युग्म का सही अर्थ होगा। कुच का मतलब होता है उरोज और कूच का मतलब होता है प्रस्थान, कूच कर जाना, है ना। तो इसका सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सड़क 20 फीट चौड़ी है। सड़क 20 फुट चौड़ी है होना चाहिए, फीट नहीं, है ना, फुट चौड़ी, क्योंकि हिंदी में तो फुट ही बोलते हैं, फीट नहीं बोलते। तो ये आपका गलत हो गया। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज है होना चाहिए, बस आत नहीं लगना चाहिए इसमें, तो ये भी गलत हो गया। दिल्ली में रहीम के 3 मकानात हैं। दिल्ली में रहीम के 3 मकान है होना चाहिए, मकानात नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये 3 के 3 अशुद्ध है, 3 के 3 अशुद्ध है। प्राग ऐतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्राग का शब्द प्रयोग हुआ है, प्राग। प्राग ऐतिहासिक बनेगा, ये एक्चुअल में ये बन रही है व्यंजन संधि। तो ये क जो होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये प्राग हो जाएगा। तो प्राग इसमें सही होगा, प्राग नहीं प्राग, क्योंकि व्यंजन संधि में जो 5 वर्णों के प्रथम व्यंजन है वो आपके किस में बदल जाते हैं? तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, यानी कि क गद गौ में बदल जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द है स्वकीया। स्वकीया का मतलब अपने पति की अनुरागी स्त्री, मतलब जिसको पति का प्रेम प्राप्त होता है। स्वयंवरा मतलब जो अपना पति स्वयं चुनती है। और स्वेदित, स्वेदित मतलब जो स्वेद पसीने से उत्पन्न हो। सदावर्त मतलब ऐसी भूमि जो हमेशा के लिए मुफ्त में दान दे दी गई हो, या फिर मुफ्त का खाना बांटता हो, जो धर्मार्थ चलता हो। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसका बी सही आंसर है। अगला, कवि शब्द है, कवि। कवि शब्द पुल्लिंग शब्द है, ये उभयलिंगी नहीं है। स्त्री के लिए कवियत्री शब्द का प्रयोग होता है, ना कि कवि शब्द का प्रयोग है। कवि केवल पुरुषों के लिए शब्द प्रयोग में लाया था, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द। गढ़वाली कहावत जो श्योर न जान वह सापुल लीवे जारो का सही अर्थ निम्नलिखित में क्या होगा? मतलब किसी कार्य के लिए अनुचित प्रयास करना, मतलब जिससे कार्य होने वाला ही नहीं है ऐसा प्रयास करना। मतलब जहां सुई नहीं जा सकती वहां क्या ले जा रहा है व्यक्ति? सब्बल ले जा रहा है। तो ये क्या है? किसी कार्य के लिए अनुचित प्रयास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका कुमाऊनी बोली की है? दुध बोली कुमाऊनी की है, पहरू भी कुमाऊनी की है, आदली भी कुमाऊं की है, सभी की सभी कुमाऊनी बोली की पत्रिकाएं। दूरदर्शन पर प्रकाशित प्रथम धारावाहिक हम लोग किसके द्वारा लिखा गया था? दूरदर्शन पर जो हम लोग धारावाहिक लिखा था वो मनोहर श्याम जोशी, और भी बहुत सारे लोग लिखे हैं, बहुत सारे आपके धारावाहिक लिखे हैं, उनमें से हम लोग भी है। आपके दूरदर्शन के लिए लिखा था किसने? मनोहर श्याम जोशी ने। अगला, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि होगी? ध्वनि, ध्वनि पूछ रहा है प्रसन्नता में, युग्मक ध्वनि, क्योंकि ये प्रसन्नता एक ध्वनि से नहीं बना है, कई ध्वनियों के योग से बना है, तो इसे युग्मक ध्वनि यानी कि 2 ध्वनियों से मिलकर के बना है। अगला, टेंडर किसे कहा जाता है? टेंडर का मतलब होता है आपके सरकारी जो पत्रावली होती है, टेंडर निविदा को बोलते हैं। टेंडर निविदा, सरकार कुछ आपके चीजें ऑफर करती है, आमंत्रित करती है, तो उसके लिए निकाल। अजंत संधि में कौन सा प्रकार होगा? अजंत, इसका अर्थ है अज धन अंत, अज धन अंत, है ना। तो ये जो आपका क्या है? हलंत है, इसके कारण यहां स्वर नहीं है। अगर स्वर हो जाता तो ये आजंत हो जाता, अजांत हो जाता। अजधन पूरा होता ये नहीं होता इसमें, तो ये बन जाता अजांत, मतलब दीर्घ संधि। लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है तो अज धन अंत बनेगा, क्योंकि एक जगह क्या हो आपका, एक जगह एक
प्रथम पद का या दूसरे पद में से किसी एक का कम से कम अंत व्यंजन में होना चाहिए या प्रारंभ व्यंजन में होना चाहिए। एक जगह व्यंजन होना जरूरी है, तो यहाँ पर व्यंजन है ये जो, अगर हम इसे ऐसे लिखें अज धन अंत लिखें तो ये फिर अलग चीज है, क्योंकि अ ये फिर क्या है जौ, और इसमें भी अ है ये, तो अ और अ मिल करके क्या बन जाएंगे आ। लेकिन अगर हमने हलंत लगा दिया तो अ नहीं है, इसका मतलब ये व्यंजन में खत्म हुआ है, यहाँ स्वर में शुरू हुआ है, तो व्यंजन संधि होगी। कुमाऊनी कहावत, बनिया नाफक ने अपने शेषनी घाघर ले बेच दी, मतलब बनिया अपने लाभ के लिए अपने पत्नी की घाघरी भी बेच देता है, यानी कि क्या होना, लाभ प्रिय होना, मतलब क्या होना, लाभ प्रिय होना, लाभ पर ही मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करना कि बस किसी भी हालत में लाभ चाहिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी का ही है, और छोटे छोटे पक्षी शैलेश मटियानी का है, कोसी के घटवार शेखर जोशी का है, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका तो सीधा ही है 1 2 3 4। तो आपने देखा होगा जितने विविधतापूर्ण तरीके से यूके ट्रिपल एससी बना रहा है उतने ही विविधतापूर्ण तरीके से हमने बनाए हैं। तो आप 20 में से इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही, और ऋणात्मक आपका मार्किंग के बाद इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी अगले पेपरों के लिए आइडिया होगा कि आप लोगों का स्तर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हमने जो 10 पेपर करा दिए हैं उसके बाद मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सही रिवीजन करा है, अगर वो 60 में थे तो वो कम से कम 65 में होने चाहिए, या जो 65 में से थे वो 70 में आ जाने चाहिए। ये मतलब मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, इसीलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिंदी वाले पोर्शन में 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर इसमें आप 16 नंबर ला रहे हैं तो आप बहुत बेहतर ला रहे हैं, और 16 से ऊपर ला रहे हैं तो फिर तो कहने ही क्या है, लेकिन 16 नंबर इसमें चाहिए, क्योंकि 16 नंबर का कम से कम ये पेपर का क्वेश्चन पेपर है। उत्तराखंड में बकरी और भेड़ पालन की असीम संभावनाएं हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भेड़ और बकरी पालन की असीम संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के उच्च अक्षांशीय घास के मैदान चारे के बहुत बड़े स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। उच्च अक्षांशीय जो घास के मैदान हैं जिसे हम बुग्याल बोलते हैं, वो चारे के अच्छे स्रोत होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, इसी के कारण वो संभव है। अगला, ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? ड्रैगन मिशन 2025 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में सम्मिलित है, इसका सी सही आंसर होगा। जौनसारी जनजाति के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जौनसारी राज्य के सबसे पश्चिम में निवास करने वाली जनजाति, बिल्कुल सही है, जो उत्तराखंड का पश्चिमी भाग है, हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ देहरादून के उस हिस्से में निवास करती है। उत्तरकाशी का नेकना क्षेत्र भी जौनसारियों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है, जो जौनपुर रवाई और नेकना क्षेत्र है वो लगा हुआ है जौनसार भाबर से। जौनसारी जनजाति भावरी और नेपाली भाषा बोलती है, ये गलत है, जौनसारी तो जौनसारी ही भाषा बोलते हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा, जो सुमेलित नहीं है, सत्य कथन नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत 2026 में की गई है, ये करंट अफेयर्स से है, बिल्कुल सही है, देवभूमि पहचान पत्र परिवार पहचान पत्र योजना शुरू हुई है यहाँ पर। इस योजना को उत्तर प्रदेश के परिवार पहचान पत्र योजना की तर्ज पर आरंभ किया गया नहीं, ये हरियाणा राज्य की तर्ज पर है ना। और तीसरा, देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना का क्रियान्वयन नियोजन विभाग कर रहा है, ये सही है। इसमें से 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, इसका सी सही आंसर होगा। अगला, जोहारी लोगों द्वारा कमर में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अभी इसकी बात हम कर भी रहे थे, ऊपर भी हिंदी में भी आए, अतरदान। अतरदान क्या है? कमर में पहना जाने वाला आभूषण है भोटियाओं के, जोहारी लोगों का। राज्य में वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस थीम के साथ किया गया? वैसे तो कोई ऑफिशियल थीम नहीं है, परंतु इस बार चारधाम यात्रा के लिए जो आपका यात्रा शुरू हुई है
उसको वैसे कोई ऑफिशियल स्लोगन नहीं, लेकिन फिर भी इसमें प्राथमिकता किसको है? सुरक्षित और सुगम यात्रा को। तो इसका बी सही आंसर होगा। कुमाऊं का कौन सा व्यंजन दक्षिण भारत के सांभर और रसम के समान माना जाता है? मतलब रस वाला जो आपके सांभर जो डोसा के साथ खाया जाता है, रसम जो वहाँ चावलों के साथ खाई जाती है, तो उसी के उसके जैसा होता है रसीला जो आपका खाद्य पदार्थ है ठटवाणी। उत्तराखंड में क्या है? ठटवाणी। अगला, मोनाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाल राज्य का पक्षी है। स्केलेट्री मोनाल की एक प्रजाति है, बिल्कुल सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। मोनाल का संरक्षण किया गया है इसी के तहत। वो सारे वन्यजीव इसी के तहत संरक्षित है 1972 का वन्यजीव एक्ट के तहत। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा मोनालों की गणना पहली बार 2007 में कराई गई थी। मोनालों की गणना सबसे पहली बार 2008 में हुई, ना कि 2007। एक और क्या है? उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य केवल 3 है, बाकी ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। कोई कार्य ऑप्शन लेते समय हमें ये भी ध्यान में रखना, असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, क्योंकि इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो इसमें बी सही आंसर होगा। जैसे मैं भी गया पहले तो 2 सही की तरफ गया, तो अगर इसमें देखो मुझे ऑप्शन नहीं मिला तब मैं यहाँ आया, मिल जाता तो शायद मैं उसी को टिक करके आगे बढ़ जाता। यही चीजें आपको सुधारनी है अपने प्रश्न पत्र में, ताकि वहां कोई गलती की गुंजाइश ना बचे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये उत्तराखंड की कुछ महिलाएं हैं और उनके कार्य क्षेत्र हैं। तो इसमें पहली है संतोष चौहान। संतोष चौहान राज्य की पहली महिला क्या बनी थी? महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की। तारा रावत उत्तराखंड राज्य की पहली महिला क्रिकेटर है। और अंजलि शाह राज्य की पहली लोको पायलट, यानी कि ट्रेन की जो ड्राइवर हैं लोको पायलट। और बबली राज्य की प्रथम महिला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 4। 1 3 2 4, इसका डी सही आंसर होगा। अगला, वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? वैदिक काल में कहते हैं कि उत्तराखंड में त्रिशुजन, मतलब जो पंचजन्य कहा गया है, मतलब जो वैदिक काल के निर्माता लोग हैं आर्य, वो 5 जनों में विभाजित थे, उन्हें पंचजन्य कहा गया है। तो उन 5 जनों में से एक जन त्रिशुजन थे, जिनका इस क्षेत्र में शासन माना जाता था। तो ए है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में प्राप्त सेनापानी के स्तूप भग्नावशेष को किस काल के कालीन माना जाता है? जो सेनापानी के स्तूप हैं वो शुंग कालीन माने जाते हैं। सेनापानी आपके जो बनवासा है उसके अंदर को जो ब्यानधुरा वाला मार्ग है उसमें स्थित है। वहां पर जो सेनापानी के स्तूप हैं वो शुंग काल के हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे कत्यूर राजवंश भी कहा जाता है, अब तक उनके 9 अभिलेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जनपदों में कम से ज्यादा की ओर का सही क्रम होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर और फिर हरिद्वार। तो ये इसका सही क्रम होगा कम से ज्यादा की तरफ। अगला, निम्नलिखित पदों की संरचना का सही अवरोही क्रम क्या होगा? मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख, हाँ यही नाम है। तो राज्य की जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था है, सबसे ऊपर कौन होता है? क्या बोलते हैं उसको? चीफ सेक्रेटरी, है ना। मुख्य सचिव ही सबसे ऊपर होता है। मुख्य सचिव के सहायक के रूप में, मतलब जो मुख्य सचिव के बाद सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसे बोलते हैं अपर मुख्य सचिव। और अपर मुख्य सचिव के नीचे विभिन्न विभागों के आपके 1 से अधिक विभागों के जो क्या होते हैं, सचिवों के ऊपर होते हैं, उन्हें प्रमुख सचिव कहा जाता है। और प्रमुख सचिव से नीचे फिर सचिव होते हैं। सचिव से नीचे फिर अपर सचिव, फिर उप सचिव, है ना, फिर आपका अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद क्या हो जाता है ये सेक्शन, यहाँ तक, मतलब नीचे की तरफ का जो पदक्रम है। तो इसमें ये वाला सही होगा, सबसे ऊपर मुख्य सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव और फिर सचिव, फिर बोलते हैं अपर सचिव। इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ेगा। जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा की गई थी? इसकी नियुक्ति की थी जिंदा केतल की रत्नचंद ने, रत्नचंद द्वारा।
अगला, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में से एक सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित सही नहीं है, तो इसमें आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025 रखा था, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 2030 है। नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 है, 2027 नहीं है, ये मिलान नहीं कर रहा है। टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024 था, ये भी ठीक है। तो इसमें सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 मिला है जितेन ठाकुर को। जितेन ठाकुर। कैलाश पर्वत के दर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान से होते हैं? कैलाश पर्वत बोल रहा है, जेलिकांग से होते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन। नवीडांग से तो ओम पर्वत के होते हैं, कैलाश के जेलिंग कौंग से। अगला, ब्रिटिश कुमाऊं भू बंदोबस्तों को सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है, प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था? ई गार्डनर ने, ठीक है। तृतीय के समय, तृतीय क्या 7वें समय तक विलियम ट्रेल ही थे, और 8वीं के समय जॉर्ज लूसिंगटन थे, और 10वें के समय ई ग्रीस थे। 9वां के समय आपको पता है हेनरी रैमजे थे, जिन्हें हम विकेट बंदोबस्त कहते हैं। तो इसमें ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3, बी सही आंसर होगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पैनो घाटी, कोटद्वार, ये कुछ घाटियां उत्तराखंड की। पैनो घाटी कोटद्वार, हेवल घाटी टिहरी, गगास घाटी बागेश्वर। गगास घाटी बागेश्वर नहीं, अल्मोड़ा होगी, क्योंकि गगास अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी की घाटी है, तो गगास ये बागेश्वर नहीं बल्कि अल्मोड़ा। गेवाड़ घाटी तो अल्मोड़ा में है ही, ठीक है। तो इसका सी सही आंसर होगा। चीन के सियामेन मॉडल पर आधारित देश का पहला एलिवेटेड मतलब एलिवेटेड इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? ये आपका जो एलिवेटेड इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, वो आपका देहरादून में बनाए जाने की योजना है। इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये आपका कहाँ बनाए जाने की योजना है? देहरादून में। प्रज्ञानम एआई चैटबॉट किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया? एआई चैटबॉट प्रज्ञानम बनाया है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है प्रज्ञानम एआई चैटबॉट, जैसे आपके पास जेमिनी वगैरह है वैसा ही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रशिला बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है, ये गलत है। चंद्रशिला बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है। चंद्रशिला बुग्याल तुंगनाथ में है, चौपता बुग्याल के ऊपर को उसी का हिस्सा है, इसे तुंगनाथ बुग्याल भी बोलते हैं। तो चंद्रशिला उसी के ऊपर है, तुंगनाथ के बगल में। देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री के निकट स्थित है, ये सही है। और केदार खर्क बुग्याल गौमुख के निकट स्थित है, ये दोनों सही है। तो इसमें से कथन सही नहीं है कह रहा है, एक केवल एक सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही हैं। उत्तराखंड में पहले महावीर चक्र विजेता सैन्य कर्मचारी कौन थे? महावीर चक्र जीतने वाले पहले सैन्य कर्मचारी दीवान सिंह, बी सही होगा इसका। महावीर चक्र। दिगास अभिलेख किस भाषा में है? ये कुमाऊं के चंद शासकों का है दिगास अभिलेख, कुमाऊनी भाषा में लिखा है। डांडा नागराज मेला किस जिले में लगता है? डांडा नागराज मेला है पौड़ी में लगता है, डांडा नागराज का मेला, डांडा नागराज मंदिर में। राज्य सरकार द्वारा पलायन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से किस पहल को आरंभ किया गया है? पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल जो शुरू की गई है उसका नाम है प्रवासी पंचायत। ये करंट अफेयर्स भी मैं शामिल करते रह रहा हूं जो आपके वर्तमान में इंपॉर्टेंट है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये कुछ ग्लेशियर हैं, ये कुछ ग्लेशियर हैं। तो इसमें डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, तिपरा बमक चमोली में है, और मिलम पिथौरागढ़ में। ए का 1, 2 का 3, सी का 4, डी का 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो इसका बी सही आंसर होगा।
अगला, बुरांस, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि वृक्ष किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? बुरांस तो वैसे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय भी, लेकिन ब्लू पाइन और स्प्रूस प्योर अल्पाइन वन है। बुरांस भी होता है अल्पाइन में, तो ये अल्पाइन वनों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये दोनों स्प्रूस और ब्लू पाइन अल्पाइन के हैं। बुरांस मिश्रित है, यहाँ शीतोष्ण में भी पाया जाता है और अल्पाइन में भी पाया जाता है, तो इसका डी सही आंसर होगा। केदारनाथ आपदा 2013 के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इस आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई में 5 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई। ये बिल्कुल सही है, मंदाकिनी ने ऐसी काटछाट करी है कि उसकी लंबाई बढ़ गई। ऑपरेशन सूर्यहोप के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। गलत, ये ऑपरेशन सूर्यहोप वहां बचाव एवं राहत कार्य था, ना कि पुनर्निर्माण। चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर में गिरने के कारण यह आपदा आई थी। ये बिल्कुल सही है। यह आपदा उत्तराखंड में सबसे बड़ी आपदा के रूप में दर्ज है। ये भी सही है, तो इसका बी सही आंसर होगा। गलत केवल बी है। उत्तराखंड श्रम आयुक्त संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? उत्तराखंड श्रम आयुक्त का प्रधान कार्यालय हल्द्वानी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ नृत्य दे रखे हैं, उनके उपनाम है। मडान नृत्य, मडान मतलब आंगन, आंगन में किया जाने वाला नृत्य, इसे हम केदार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। चांचरी को भौनी भी कहा जाता है। लंगवीर क्या है? एक नट नृत्य है, मतलब जो बैलेंस पर आधारित है। पुरुष ही करते हैं लंगवीर, इसलिए क्योंकि खंबे के ऊपर चढ़ करके आपके वहां पर संतुलन बना करके नृत्य करना। और थड़िया लस्य, लस्य मतलब महिलाओं का नृत्य है थड़िया, तो आपका इसका डी का 3 है। ए का 2, डी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका सही आंसर होगा 2 1 4 3, ये वाला। अगला, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था? लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हुआ था 2011 में। अगला, पंच प्रयागों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले उत्तर में क्या है? विष्णु प्रयाग, फिर उसके नीचे क्या है? नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर नीचे आकर के आपका देव प्रयाग। तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम होगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, यानी कि इसका सही आंसर बी है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, कुमाऊं में गोरखों का विजय अभियान गढ़वाल की तुलना में अधिक सुगम और शीघ्र संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है, कुमाऊं में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी गोरखों को। कुमाऊं में चंद शासन आंतरिक कलह और षड्यंत्रों के कारण अत्यंत कमजोर हो चुका था। यही वजह थी कि उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा, गुटों में बटे हुए थे, एक गुट ने ही उनको आमंत्रित किया, है ना। तो इस तरीके से ए भी सही है, आर भी सही है। आर के कारण ही ए क्या हुआ था? सरल हुआ था, तो आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही आंसर होगा इसका। हाल ही में तेजी से अपने आकार में परिवर्तन करता हुआ ग्लेशियर किस घाटी में खोजा गया है? तेजी से मतलब सिकुड़ रहा है जो ग्लेशियर, वो है नीति घाटी में। आपके चमोली की नीति घाटी में ग्लेशियर के आकार में क्या आई है? अचानक, मतलब एक तरीके का परिवर्तन देखा गया है। मेघा एआई राज्य के किस विभाग से जुड़ी पहल है? मेघा एआई है राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई पहल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान राज्यों में 18वां है। बिल्कुल ठीक है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 21वां है। ये भी ठीक है। तो इसमें क्या है? दोनों सही होंगे, 1 और 2। झंडा मेला क्यों मनाया जाता है? झंडा मेला जो देहरादून में आपके नवरात्रि के अप्रैल, ये जो आपके चैत्र नवरात्र होती, इसके उसमें मनाया जाता है। गुरु रामराय के देहरादून आने के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी?
कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह, कुमाऊं में दुर्गा दत्त जोशी ने की व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। अब भाग 3 है, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग। मुगल बादशाह जहादर शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहादर शाह, बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक हुआ जहादर शाह। जहादर शाह ज्यादा चला नहीं, एक ही साल चला, और उसकी वजह यह थी कि जहादर शाह को हरा दिया गया उसके भतीजे द्वारा, जिसे फर्रुखशियार कहा जाता है। उसने इसके साथ जुल्फिकार खां के साथ मिलकर के उसे पराजित कर दिया था, इसलिए उसके शासन का अंत हो गया, है ना। अगला, हिंदुओं की का तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर आपके केरल राज्य में है। बहुत ही आपके रहस्यमयी मंदिर माना जाता है, और सबरीमाला की मान्यता भी बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि जो तिरुपति बालाजी है, शिरडी है, इनके साथ साथ देश के सबसे जो अमीर ट्रस्ट है, उन ट्रस्टों में से एक है सबरीमाला। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। कुशीनारा मल्ल जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध को जो विषैले कुकरमुत्ते यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं मशरूम, उसके खाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोनों ही सही है, कुशीनगर में ही हुई थी, और दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। मृत्यु राजधानी थी इसलिए नहीं हुई थी, तो केवल ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी होगा इसका सही आंसर। अगला है 1932 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग, जो फिर अगले साल ही हरिजन सेवक संघ में बदला। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे यानी कि अध्यक्ष बने थे वो घनश्याम दास बिरला बने थे, तो इसका सी सही आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ समाचार पत्र हैं और उनके संपादक हैं। इनमें समाचार पत्र हिंदू, ये हिंदू है, द हिंदू नहीं, द हिंदू का तो आपका क्या नाम था, कुछ नाम था, हिंदू के हैं सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ, द हिंदू के थे वीर राघवाचारी। सुधाकर के गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नारोजी, और बंगाली के एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए का 3 है, बी का 2, 3 का 1 और डी का 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो इसका सही आंसर हुआ डी। नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में चला गया, नवपाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती करने के अवशेष यहीं से मिले, और सबसे प्राचीन बस्तियां भी यहीं से मिली। गेहूं की खेती करने के अवशेष मिले। ये बोलन नदी घाटी में है पाकिस्तान में। अब मेहरगढ़ पहले उस समय तो अविभाजित भारत में ही होता था। कौन सा ग्रह लाल तारा कहलाता है? लाल तारा मंगल को बोलते हैं। मंगल के आपके धरातल पर आयरन ऑक्साइड के कारण वहां बहुत सारा आपका जो परत है वो लाल हो गई है, इसीलिए उसे लाल तारा बोलते हैं। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। 3% पूरा नहीं है, ये गलत है। 2.4% है, तो ये गलत हो गया। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत है, यानी कि रिफ्ट वैली है। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत का मतलब होता है भ्रंश से निर्मित पर्वत, बिल्कुल गलत है। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर अराकोन यामा है। अराकोन यामा एक बलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है और ना ही 2, दोनों ही गलत है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान से बनाता है, लेकिन समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है और समुद्री सीमा भी। मिजोरम आपके म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, लेकिन समुद्री नहीं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और समुद्री सीमा भी बनाता है। तो 2 और 4 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर समुद्री सीमा भी बनाते हैं। एक देशांतर में दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? अगर हम पृथ्वी के देशांतरों की बात करें तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, टोटल 4 मिनट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन महासागर और समुद्रों से होकर के
गुजरती है। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा आपके लाल सागर से भी होकर के गुजरेगी, हिंद महासागर, क्योंकि लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, उससे भी गुजरेगी, मैक्सिको की खाड़ी से भी गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है तो इससे भी गुजरेगी। प्रशांत तो उत्तर से दक्षिण है ही, उससे तो गुजरेगी, क्योंकि यह है कर्क रेखा। यहाँ प्रशांत में गुजरेगी, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में गुजरेगी, वो लाल सागर, यहाँ पर लाल सागर हो गया, ये हिंद महासागर का, तो सभी से गुजरेगी, 1 2 3 4 5 सभी से। अगला, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। बिल्कुल सही है, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व यही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जो सघन जनसंख्या बसी है भारत की सबसे ज्यादा। दूसरा, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ये सही नहीं है। सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली मतलब मैनेज्ड नदी नहीं है, इसका अधिकतर पानी हमें छोड़ना पड़ता है, या इस पर हमने बहुत ज्यादा बांध वगैरह नहीं बनाए। दक्षिण भारत की नदियां सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली नदियां होती हैं उत्तर की भारत की नदियों में, क्योंकि साल भर जल रहता है तो इतनी दिक्कतें नहीं है। दक्षिणी में साल भर जल नहीं रहता है तो वर्षा का पानी क्या करने के लिए, रोकने के लिए उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, सबसे ज्यादा उपयोग उन्हीं का हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं है, केवल एक सही है, ए सही है, आर गलत, तो सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। 1989, इनमें से 1989 में JRY जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। 1985 में इंदिरा आवास, जो अब PM आवास बन गया है। 1997 में बालिका समृद्धि योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू हुए थे। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला, निम्नलिखित किन राज्यों से कर्क तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? मतलब कर्क रेखा तो गुजरती है भारत के किन क्षेत्रों से, वो कह रहा है ये भारत का मेन टाइम जोन, यानी कि 82.5 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे इलाहाबाद के नैनी के समक्ष गुजरता है, इंडिया का मेन टाइम जोन। वो कौन से राज्य हैं कह रहा है, जो जिनसे ये दोनों ही गुजरते हैं। मध्य प्रदेश है ऐसा राज्य जिनसे दोनों गुजरते हैं, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना, छत्तीसगढ़ से दोनों गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश से ये तो गुजरती है लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका मतलब 1 और 3 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और मेन टाइम जोन, भारत का मेन टाइम जोन गुजरता है 82.5 डिग्री, इसमें डी सही आंसर होगा। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? पहला तो उत्तराखंड बन गया, दूसरा गुजरात। करंट अफेयर्स से है। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं से सुमेलित नहीं है कह रहा है। कौन सी सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, पहली और दूसरी तो जवाहरलाल नेहरू के समय ही शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह 11वीं, हाँ 2007 से 12 तक 11वीं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 से 2007 तक 10वीं, ठीक है। तो इसमें सभी की सभी सही हैं, सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं मेल खा रही हैं अपने लागू किए जाने के प्रधानमंत्री के कार्यकाल से। जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को कम करता है तो मुद्रा आपूर्ति क्या होता है? देखो, रेपो दर कम करे, रिवर्स रेपो दर कम करे, CRR कम करे, बैंक रेट कम करे, किसी भी चीज को कम करेगा तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी हमेशा ये रेट कम होने पर। RBI जब भी अपने क्या साख नियंत्रण के लिए रेट कम करता है तो आपूर्ति बढ़ाने के लिए करता है। जब भी आपूर्ति ज्यादा हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, मुद्रा खींचनी शुरू हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, यानी कि अनुच्छेद 32, जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक अनुच्छेद है। अगला, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व नहीं है। शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व है, शिक्षा की बात होती है इसमें 45 में भी और 46 में भी। मातृत्व सहायता 42 में है। बाल श्रम पर रोक ये नहीं है, ये तो बेगार पर रोक ये भी नहीं है। समान नागरिक संहिता ये भी सही है, तो इसमें से नहीं है कह रहा है। तो 3 और 4 नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये मौलिक अधिकारों में, बाकी ये और अन्य वाले किस में है? नीति निर्देशक तत्व में।
प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने की स्थिति में सबसे पहला काम होगा, त्याग पत्र देते ही मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देते ही। अगला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के मत मूल्य का मूल्य अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, समानता लाने के लिए हालांकि इसमें क्या कराया जाता है, जैसे हमारे यहाँ 70 विधायक हैं तो हमारे 70 विधायकों में राज्य की जनसंख्या का वोट देंगे और गुणा 1000 कर देंगे तो मत मूल्य आ जाएगा। यूपी में अलग आएगा, क्योंकि यूपी में क्या है, 400 जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सीटें 400 ही हैं, तो होगा क्या, जब उसकी सीटों में 402 सीटों में जनसंख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, वहां का मत मूल्य अलग निकल करके आएगा। तो मत मूल्य विधायकों के अलग अलग होते हैं स्टेट में। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मत मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट से अधिक होता है, ये नहीं है, यहां दोनों समान है, यहां दोनों समान है। मत मूल्य अधिक होता है, यहां दोनों समान होते हैं, तो एक, केवल एक सही है, बस केवल एक सही है, दो सही नहीं है, क्योंकि दो में क्या होना चाहिए था, मत मूल्य समान होता है होना चाहिए, यहां पर ज्यादा होता है लिखा। राज्यपाल का पारिश्रमिक तथा भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, राज्यपाल को जो भी पारिश्रमिक मिलता है उसके कार्यकाल के दौरान उनमें कटौती नहीं हो सकती। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, ये भी सही है, इसलिए कटौती नहीं होती है कि संवैधानिक पद है, इसलिए नहीं होती है कि राज्य का प्रमुख संवैधानिक पद है, तो यहाँ पर प्रमुख नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है, संवैधानिक पद। कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते न राष्ट्रपति और ना ही राज्यपाल के पद के दौरान किसी भी तरह के वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। सही तो दोनों है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? गणतंत्र दिवस 2026 में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जो इस साल गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी तो उसमें महाराष्ट्र। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस साल और स्थिति सुधर गई है भारत की, और हेनले पासपोर्ट में भारत का पासपोर्ट अब दुनिया में 75वें नंबर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है, 75वें नंबर। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देशों के जो आपके अध्यक्षों का सम्मेलन है उसकी मेजबानी 2026 में भारत ने करनी है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कौन सा एक अंतर सही नहीं है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, बिल्कुल पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को अनुवादित करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर अशुद्धियां हटाने में तीव्र होता है और कंपाइलर अशुद्धियों को हटाने में समय ज्यादा लेता है, ये भी ठीक है। कंपाइलर संपादन में ज्यादा समय लेता है जबकि उसकी अपेक्षा इंटरप्रेटर कम समय लेता है, नहीं, कंपाइलर कम लेता है, इंटरप्रेटर ज्यादा लेता है, ये वाला अंतर सही नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये भी सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? पहली उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की फोर्ट्रॉन थी। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है बुलियन बीजगणित पर। कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वो बुलियन बीजगणित पर आधारित है। ई स्कैनर क्या होता है? ई स्कैनर एंटीवायरस, जो वायरस या अनधिकृत चीजों को स्कैन करके ही आने की अनुमति देता है, अन्यथा नहीं देता है। तो ये कंप्यूटर है। अब आ गई है आपके पास रीजनिंग, प्रश्न आकृतियां। इधर वाली प्रश्न आकृतियां हैं, है ना, ये, और इधर वाली उत्तर आकृतियां हैं। तो इनमें से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी कह रहा है। तो इसमें क्या है, श्रृंखला है, हम श्रृंखला में देख लेते हैं। ये जो बिंदु है ये कितना स्थान चल रहा है अगले वाले में? एक एक एक, अगले वाले में यहां होना चाहिए, फिर अगले वाले में यहां आएगा। तो इनमें इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी, तीन ऑप्शन है इसके आधार पर। अब चलते हैं हम अगले वाले में, इससे चल लेते हैं। एक यहां आया एक स्थान, यहां आया एक स्थान,
अब आना चाहिए यहाँ, तो अब इसमें से ये हट गया, अभी भी इन दोनों में संभावना बनी हुई है। अब तीसरे से चलते हैं, गुणा वाले से, है ना। हाँ, गुणा वाले से, गुणा का निशान यहाँ से एक स्थान यहाँ खिसका, अगले वाले में एक स्थान यहाँ खिसका, अगले वाले में यहाँ आना चाहिए, इस वाले में यहाँ आना चाहिए, है ना, और ऐसे। तो ये इसमें तीसरे वाले में यही रह गया, पहला वाला सही हो गया, तो इसका सही आंसर 1 होगा। अगला, एक कंपनी के 7 कर्मचारी चंदन, अयप्पन, सुकेश, रेखा, अंकित, माधवी और साध्वी केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार सम्मेलन की मेज के चारों ओर बैठे। चंदन, अयप्पन और सुकेश के बीच में है। रेखा जो सुकेश के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अंकित और माधवी के बीच में है। अंकित साध्वी का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 7 लोग हैं, गोलाकार मेज पर हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 लोग तय कर लेते हैं। तो इसमें 7 लोग आ गए। चंदन, अयप्पन और सुकेश के बीच में ये चंदन है, ये आपका अयप्पन है और ये सुकेश है, ऐसा मान लेते हैं। अभी हो सकता है कुछ चेंज भी करना पड़े बीच में। रेखा जो सुकेश के दाएं दूसरे स्थान पर है, हाँ, रेखा सुकेश के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 ये रेखा है। अंकित और माधवी के बीच में है, अंकित और माधवी के बीच में है। और अंकित साध्वी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि अंकित यहां पर नहीं हो, क्योंकि एक ही स्थान बचा है साध्वी के लिए, ये साध्वी है और अंकित इसका पड़ोसी नहीं है, तो अंकित यहां आएगा। और बचा कौन? माधवी, ये बना, है ना। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? कह रहा अंकित रेखा के ठीक बाएं है, अंकित रेखा के ठीक बाएं है, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है। माधवी सुकेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सुकेश ये है, माधवी 1 2 3 तीसरे स्थान पर दाएं है, ये भी सही है। रेखा माधवी के ठीक दाएं है, रेखा माधवी के ठीक दाएं है कह रहा है ये, जबकि रेखा माधवी के कहां है? बाएं है, दाएं होती तो यहां होती, तो यही वाला गलत हो गया। देखो ये सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये आपका कथन सही नहीं बैठता इस सिटिंग अरेंजमेंट के अनुसार। साध्वी अंकित के दाएं तीसरे स्थान पर है ना। अगला है, साध्वी अंकित के दाएं तीसरे स्थान पर है। कहाँ है साध्वी? ये अंकित के दाएं 1 2 3, ठीक है ये भी, तो इसका तीसरा सही आंसर है। अगला, एक लड़के ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना आरंभ किया। कुछ समय पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? सूर्य की ओर। सूर्य की ओर पीठ आप 2 दिशाओं में कर सकते हो। सुबह के टाइम चल रहा होगा ये व्यक्ति, तो सूर्य की ओर पीठ करके पश्चिम दिशा में चल रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर शाम की ओर चल रहा होगा, क्योंकि इसने टाइम नहीं दिया है, पीठ करके कहा है बस, 2 कंडीशन हो सकती है। शाम की ओर चल रहा होगा, हाँ सॉरी उल्टा हो गया, ये पूर्व दिशा होनी चाहिए सुबह के टाइम में, है ना। तो शाम को सूर्य यहां होगा और इसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक है। सुबह की ओर सूर्य यहां होगा, इसका मुंह पश्चिम दिशा में होगा, ये सही है ना। तो अब क्या कह रहे हैं? दोनों कंडीशन हम कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात वो बाईं ओर मुड़ा, है ना, यहां से कहां की ओर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। फिर वो क्या हो गया? पुनः दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि यहां पर से बाएं मुड़ा था, फिर दाएं आ गया और फिर लास्ट में बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि वो कहां की तरफ चल रहा था? दक्षिण की तरफ। अगर शाम के समय चल रहा था तो वो दक्षिण की तरफ चल रहा था। अब दूसरी कंडीशन क्या है? सुबह के समय चल रहा था तो क्या है? पहले कहां की ओर मुड़ा? पहले वो मुड़ा बाईं ओर, फिर पुनः कहां की ओर मुड़ गया? दाईं ओर, फिर पुनः की ओर कहां की ओर मुड़ गया? बाईं ओर, यानी कि यहां की ओर। ये भी कहां की तरफ चल रहा था?
दक्षिण, नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। पश्चात वो बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ा। अच्छा, इसका मुंह तो वहां की तरफ था, पहले कहाँ की ओर मुड़ा, बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। अच्छा, इस वाले में ये चल रहा है, इस वाली ओर मुंह था तो यहाँ की ओर चल रहा था, यानी कि उत्तर की ओर। तो वह किस दिशा में जा रहा था? या तो वो उत्तर दिशा में जा रहा था, अगर वो सुबह पीट करके निकला था, शाम को पीट करके निकला था सूर्य ओर, तो वो उत्तर दिशा में जा रहा था। अगर वो सुबह निकला था पीट करके सूर्य की ओर, तो वो कहाँ, दक्षिण की ओर। तो इसका डी सही आंसर होगा, या तो उत्तर जा रहा था या दक्षिण, क्योंकि दो कंडीशन हो सकती हम, क्योंकि सीधे हमारे मन में ये आया सूरज की ओर पीट करके तो हम पश्चिम की ओर चला देंगे। सूरज अगर डूब रहा होगा तो उस समय तो हम पूरब की ओर मुंह होगा ना, तो दो कंडीशन हो सकती है, इसीलिए उत्तर भी या में दे रखा है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। विषम क्या होगा इसमें? के, इसमें क्या है, के और क्यू, के और क्यू, एन और एन, गलत है, ई वी, ई और वी सामने, एच और एस सामने, बिल्कुल ठीक है, डी और डब्ल्यू सामने, और एफ और यू सामने, ये भी ठीक है, मिल गए ये दोनों। एच और एस सामने, एच और एस सामने, और के और पी सामने, ये भी मिल गया। ये नहीं मिल रहा है, ये भी सम है, बाकी चीज सम है। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 8 दूना 16, 1 17, 17 दूना 34, 2 36, 36 दूना 72, 3 75, 75 दूना 150 और 4 154। ये तो सरल ही है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला रीजनिंग, अच्छा ये श्रृंखला बना रहा है। एक बार यहां से हटाया, इसमें से आर हटा दिया, इसमें से आर हटा दिया, शेष को यहां लिख दिया। फिर अगले वाले में अगले पीछे का हटाया, शेष यहां लिख दिया। अब अगले वाले में आगे का हटेगा, ये वाला, तो ये बचेगा ए एस ओ एन आई एन। फिर यहां पर, फिर अगले वाले में पीछे का हटेगा, हाँ ठीक है, एन हट जाएगा तो ये आई रह जाएगा, इतना इतना रहेगा। तो इसका मतलब ए एस ओ एन आई एन, ए एस ओ एन आई एन, ये इसका सी सही आंसर होगा। एक बार आगे का वर्ण हटा रहा है, एक बार पीछे का, फिर एक बार आगे का, फिर एक बार पीछे का, जो बचते जा रहा है उसमें से। अगला, किसी भाषा में एम ओ आर एल ए एल ई को 5 3 7 4 पोल, नीचे की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, इन्हीं में से निकल आएगा तो ये इसी का आंसर बन जाएगा। ऊपर आर है, आर भी है, ई है, ई भी है, एल है, एल भी है, ए है, ए भी है, एम है, एम भी है, और यहाँ भी देख लेते हैं, एल का 9 लिख रहा है, एल को यहाँ भी 9 लिख रहा है, और ए को यहाँ भी 4 लिख रहा है, ए को यहाँ भी 4 लिख रहा है, तो कोड मिल गए यहाँ पर। आर को क्या लिखा है, 1 2 3 में आर 7 हो गया। ई को क्या लिख रहा है, लास्ट वाला 2। एल को क्या लिख रहा है, 9, ई को 2, ए को क्या लिख रहा है, लास्ट से 3 4, और एम को क्या लिख रहा है, एम को 5। 72 92 45, ये इसका सही आंसर है। अगला रक्त संबंध में है। ए सी का पिता है, पिता है कौन, ए, किसका, सी का। डी बी का बेटा है, इनसे कोई संबंध नहीं है अभी डी का। ई ए का भाई है, ए का भाई है ई, ई ए का भाई है।
यदि सी डी की बहन है, सी बहन है किसकी, डी की, तो बी का ए के साथ क्या संबंध है। अब डी निकल आया है तो बी भी निकल जाएगा, डी बी का बेटा है, बेटा है किसका, बी का। यानी कि अब ये ए पिता है, ये दोनों भाई बहन है, ये इसका ये क्या है, डी बेटा है, ये बेटी है इसकी, तो ये बेटा होगा, ये दोनों भाई बहन है तो इसके पापा हैं, इसका मतलब ये, और इन दोनों की मां है कौन, बी, तो बी मां है और ये पिता है ना, पिता है। पिता का भाई कौन है, ई, ई मतलब इस बी का देवर होगा, बी का देवर होगा ई। पूछा क्या है, बी का ए के साथ क्या संबंध है। जब बी का संबंध पूछ रहा है तो बी भाभी होगी इसका मतलब, क्योंकि बी का संबंध पूछ रहा है ना। ई का संबंध पूछता तो हम कहते कि देवर। अब क्या पूछ रहा है, बी, ई की जगह किसका संबंध है, बी का। जिसका संबंध पूछा जाता है जो वो लगेगा वो बताना पड़ता है हमेशा, ये ध्यान में रखने का, उल्टा हो जाता है नहीं तो ये, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला 99वां क्वेश्चन है, 5 को 150 लिख रहा है तो 8 को क्या लिखेगा। 5 को 150, 5 गुणा 5 बराबर 25 गुणा 5, यानी कि 25 प्लस 25, 150, 25 पंजे 125 प्लस 25 150। इसी तरीके से 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 64 गुणा 8, 8 छक्को 32, 8 छक 48 और 3 51, 512 प्लस 64 करेंगे हम, क्योंकि 25 जोड़ा था उसमें, 6 7 5, 576, 576 आएगा। किसी निश्चित कोट में बी जी को 14, जी ओ डी को 16 और 26 और बेल को क्या संख्या लिखेंगे। तो बी को 2 होता है, ई 5 में होता है और जी 7 में होता है। 7 5 12 2 14, ठीक है। जी कितने में होता है, 7 में, ओ होता है 15 में और डी होता है 4 में, 22 और 4 26, ठीक है। बी होता है कितने में, 2 में, ई होता है 5 में और एल 12 में, एल 12 में। 12 दूना 24 और 5 29, 2 31, क्या है 31, तो इसका सी सही आंसर होगा। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है एक दो गलतियां किसी समय हो जाती हैं फ्लो में, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में, तो आप उसको लेकर के आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारी गलतियां नहीं है, एक दो गलतियों को आप बहुत सारी नहीं कह सकते हो, जो लिखते रहे कि बहुत सारी गलती है सर इसमें। बहुत सारी गलती कैसे है बताओ, आप फाइंड आउट करके लिख करके दिखाओ पेपर में। यूके ट्रिपल एस सी साल में 2 परीक्षा या 3 परीक्षा कराता है, तब भी 4-5 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। तो ये क्या कभी कभी क्या स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, या कई बार क्या होता है कि हम लोग लंबा जो आंसर दे रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसमें कभी हमारे से भी मिस्टेक हो जाती है। तो होती है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं, परंतु इतनी गलतियां नहीं है। और अगर आप किसी चीज को अपने हिसाब से गलत ठहरा रहे हो और गलत होना, वो 2 अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि कई बार जो आपको पड़ा है हो सकता है कि वहां पर कुछ गलत हो, लेकिन हर बार वो चीज गलत नहीं होती। जो गलत फैक्ट है वो तो गलत ही है, कि हमने गलत कर दिया है, मान लो कहीं पर हो गई है गलती तो वो गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि गलती है तब भी गलती है ना, और नहीं होते हुए भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, या आपने किसी ऐसी किताब में पढ़ा हो कि वहां पर फैक्ट को लेकर के कोई दिक्कत हो, तो वो हो सकता है, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। आप कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा कि इस प्रश्न में क्या ये हो सकता है या क्या क्या ये गलत है। तो वो अगर आप लिखेंगे तो निसंदेह हम उसमें अगली बार आपके लिए सुधार करेंगे। कमेंट का जवाब, कमेंट देख लेते हैं हम, जवाब वहां देने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि अगले पेपर में आपके लिए चीजें ज्यादा सुसंगत हो, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल में हमारे साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको यहीं से मिल जाएगा, उसमें आपको PDF भी मिल जाएगी। तो आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए हम लगातार आपके लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। बाकी आने वाली जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, अगर उसकी विज्ञप्ति आ जाती है तो हम पेड सीरीज भी इसमें लॉन्च कर देंगे, जिसमें हमने रीजनिंग का लेवल इससे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, करंट अफेयर्स भी बढ़ा दिया है, और जो हमारा यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है उसमें हम क्वेश्चनों को ज्यादा
उस तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन को करने का प्रयास हो जाए। तो वो सीरीज हम तुरंत ही लॉन्च कर देंगे। हमारी सीरीज लगभग बनकर के तैयार है, जैसे ही विज्ञप्ति आती है हम तैयार कर देंगे और यूट्यूब में ही उसको आपको बता देंगे, जिसके बाद आप उसे ले पाओगे। धन्यवाद।